नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें हम कुछ अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे और आज इसका 10वां भाग है। इस 10वें भाग में हम अभिप्रेरणा के एक और महत्वपूर्ण संगठनात्मक सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पोर्टर और लॉरर सिद्धांत। ठीक है। यह सिद्धांत बात करता है कि एक संगठन में काम करने वाला कर्मचारी किन किन कारणों से प्रभावित होता है या प्रेरित होता है कार्य करने को। ठीक। तो विक्टर ब्रूम, जो हमारे पोर्टर और लॉरर महोदय हुए, इनके द्वारा विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत, जो इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा है, उसी सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया है, विस्तारित किया हुआ है, उसी सिद्धांत का विस्तार किया हुआ है। ठीक है। तो अभी प्रेरणा सिद्धांत हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा और जानते हैं पोर्टर और लॉरर का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है। पोर्टर लॉरर का सिद्धांत प्रेरणा का एक प्रक्रिया सिद्धांत है, एक प्रोसेस मॉडल है मोटिवेशन का हमारी, जिसे 1967 में 1967 में मिलन पोर्टर और एडवर्ड लॉरर द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है। जो हमारा पोर्टर लॉरर सिद्धांत है या प्रेरणा की थ्योरी है इन्होंने दी हुई है, उसका जो विकास किया जाता है 1967 में मिलन पोर्टर और एडवर्ड लॉरर द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये जो सिद्धांत है विक्टर ब्रूम के प्रत्याशा सिद्धांत का ही, एक्सेप्टेंसी थ्योरी का ही क्या है, विस्तार है। उसी को विस्तारित करके, उसी को विकसित करके इन्होंने दोबारा से सिद्धांत क्या करा, हमारे सामने प्रस्तुत करा। और ये जो सिद्धांत है यह हमें बताता है कि एक व्यक्ति की प्रेरणा, प्रयास और संतुष्टि के बीच क्या संबंध होते हैं। ये जो सिद्धांत है पोर्टर लॉरर सिद्धांत, वो हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति के बीच, व्यक्ति की जो प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन है, प्रयास अर्थात एफर्ट्स हैं, और जो उसकी कार्य संतुष्टि है, वर्क सेटिस्फेक्शन है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, यह हमें बताता है पोर्टर लॉरर सिद्धांत। ठीक है। और आगे देखिए, यह बताता है कि किसी व्यक्ति की प्रेरणा, प्रदर्शन और संतुष्टि कैसे एक दूसरे से संबंधित होती है। ये जो सिद्धांत है पोर्टर लॉरर सिद्धांत, वो हमें बताता है कि व्यक्ति की जो प्रेरणा, मोटिवेशंस है, उसके परफॉर्मेंस है और उसकी सेटिस्फेक्शन है, कैसे एक दूसरे से संबंधित होती हैं, रिलेट करती हैं। ये सिद्धांत हमें यही चीज बताने की कोशिश करता है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रेरणा केवल संतुष्टि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के प्रयास, प्रदर्शन और उससे मिलने वाले पुरस्कार पुरस्कार पर भी निर्भर करता है। ठीक है। ये जो सिद्धांत है हमारा पोर्टर लॉरर सिद्धांत, ये हमें इस विचार पर आधारित है कि प्रेरणा केवल संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन है, केवल उस पर निर्भर नहीं करती है कि हम सेटिस्फाई होंगे उसके बाद हमें प्रेरणा मिलेगी, बल्कि व्यक्ति के प्रयास अर्थात एफर्ट्स पर भी, व्यक्ति के परफॉर्मेंस पर भी, और उससे मिलने वाले जो उसे अवार्ड, रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, पुरस्कार वगैरह हैं, उस पर भी निर्भर करती है। यदि व्यक्ति प्रयास अच्छा करता है और प्रयास अच्छा करने से प्रदर्शन अच्छा करेगा और उसे पुरस्कार अच्छे मिलेंगे, तो व्यक्ति इनसे भी क्या हो सकता है, अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित हो सकता है। मानो एक कर्मचारी है जो संगठन में कार्य करता है और वो अपना अच्छा प्रयास करता है और अपना अच्छा प्रदर्शन करके देता है, तो उससे जो उसे पुरस्कार मिलेंगे, उससे उसकी क्या होगी, अभिप्रेरणा प्रभावित होगी। ठीक है। वो और ज्यादा प्रेरित होगा कार्य को करने के लिए। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रदर्शन सीधे संतुष्टि की ओर नहीं ले जाता, बल्कि संतुष्टि अक्सर उच्च प्रदर्शन की ओर लेकर जाती है। अब इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही कि जो प्रदर्शन है अर्थात हमारा परफॉर्मेंस है, वो हमें सीधे तौर पर संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन की ओर नहीं ले जाता है, बल्कि हमारी जो संतुष्टि है वो हमें अच्छे प्रदर्शन के लिए, उच्च स्तर के, हाई लेवल के परफॉर्मेंस की ओर प्रेरित करती है। ठीक है। हमेशा हम हमेशा हमारे प्रयास हमें प्रदर्शन हमें संतुष्टि नहीं देते हैं, हमारी संतुष्टि अक्सर हमें क्या करती है, अच्छे प्रदर्शन की ओर लेकर जाती है। वहीं हमारे विक्टर वुम ने क्या बात करी थी कि अच्छा प्रदर्शन जब हम करते हैं तब हमें संतुष्टि मिलती है, तब हम सेटिस्फाई हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, दोनों महोदय पोर्टर और लॉरर, ये कहते हैं कि प्रदर्शन सीधे हमें संतुष्टि की ओर नहीं ले जाते, सेटिस्फेक्शन की ओर नहीं लेके जाते हैं, बल्कि संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन हमें अच्छे प्रदर्शन के, हाई हाई लेवल के परफॉर्मेंस की ओर प्रेरित करते हैं। ठीक है। प्रबंधकों को ऐसे पुरस्कार सुनिश्चित करना चाहिए जो कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप हो, ताकि प्रयासों और पुरस्कारों के बीच सीधा संबंध स्थापित हो सके। अब जो संगठन में काम करने
संगठन में मैनेज करने वाले हैं कर्मचारियों को, प्रबंधन करने वाले हैं उनका, उन प्रबंधकों को ऐसे पुरस्कार सुनिश्चित करने चाहिए जो कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप हो, अर्थात जैसा काम कर्मचारी ने करा उस कार्य के अनुसार उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। ऐसे पुरस्कार को कंपनी द्वारा या उसके प्रबंधन मैनेजरों द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए। यदि ऐसे पुरस्कार नहीं होंगे तो कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उसकी जरूरतों के अनुरूप अगर पुरस्कार उसे कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित किए जाते हैं तो प्रयासों और पुरस्कारों के बीच क्या होता है, सीधा संबंध स्थापित होता है। जो प्रयास उसने करे उस प्रयास के अनुरूप उसे क्या मिला, पुरस्कार मिला। अब मानो उसने कार्य बहुत अच्छा किया है लेकिन पुरस्कार उसके अनुसार उसे नहीं दिया गया या कम मूल्यवान पुरस्कार उसे दिया गया है, तो इस प्रकार से एक कर्मचारी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, प्रबंधकों को ऐसे पुरस्कार सुनिश्चित करने हैं जो एक कर्मचारी की आवश्यकताओं को पूरा करते हों, जरूरतों को पूरा करते हों, ताकि क्या हो सके, पुरस्कार और किसके बीच में सीधा संबंध हो सके, प्रयासों के बीच में पूरा संबंध, सीधा संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, ये नहीं कि प्रयास ऊंचे लेवल का है और पुरस्कार निम्न लेवल का, निम्न स्तर का दिया जा रहा है, इस प्रकार से नहीं। ठीक है, अब देखिए यह सिद्धांत एक बहुचरणीय मॉडल है जो बताता है कि व्यक्ति का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर है। ठीक है, ये जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है, बहुचरणीय है, अर्थात मल्टी वेरिएबल है। इसमें बहु चरण होते हैं, बहुत सारे चरण इन्होंने बताए हुए हैं, 4-5 चरणों पर इन्होंने चर्चा करी हुई है, तो इसलिए क्या है, बहुचरणीय मल्टी वेरिएबल थ्योरी है। और ये क्या बताता है कि व्यक्ति का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात जो व्यक्ति का परफॉर्मेंस है वो क्या है, बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, किसी एक कारक पे ना करके, इसलिए इसे बहुचरणीय कहा गया और क्या कहा गया, मल्टी वेरिएबल कहा गया है। क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्ति व्यक्ति का जो प्रदर्शन है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, केवल एक संतुष्टि पर या पुरस्कार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उनके कौन कौन से कारक हैं। 5 तत्व जो उन्होंने बताए हुए हैं कि व्यक्ति इन 5 तत्वों से, इन 5 कारकों से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सबसे प्रथम है प्रयास। प्रयास क्या है, यह किसी कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा लगाया गया समय और परिश्रम। प्रयास अर्थात जो व्यक्ति ने कोई कार्य करने में अपना समय लगाया होगा, अपना परिश्रम दिया होगा, उसी को प्रयास कहा जाता है, उसी को एफर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, और पोर्टर और लॉरर के अनुसार प्रयास व्यक्ति की प्रेरणा और इस विश्वास से निर्धारित होता है कि उसके प्रयास से प्रदर्शन होगा। ठीक है, जो पोर्टर और सिद्धांत है उसके अनुसार जो प्रयास है वो व्यक्ति की प्रेरणा और इस विश्वास से निर्धारित है। प्रयास प्रेरणा और इस विश्वास से निर्धारित है कि उसके प्रयास से वो प्रदर्शन कर पाएगा। जैसे हमारे विक्टर ब्रूम महोदय ने बात करी थी कि प्रयास वह विश्वास है जो व्यक्ति को क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि मैं यदि प्रयास करूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा तो मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। वैसे ही हमारे पोर्टर और लॉरर महोदय भी कहते हैं कि प्रयास व्यक्ति की प्रेरणा और विश्वास से निर्धारित होता है। ठीक है, प्रयास जो है व्यक्ति के एफर्ट्स जो है व्यक्ति के, वो उसकी मोटिवेशन से और उसके विश्वास से, उसके ट्रस्ट से निर्धारित होते हैं। जो उसकी कैसा विश्वास होना चाहिए कि प्रयास से क्या हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। जब को लगेगा, जब उसे विश्वास हो जाएगा, जब वो ट्रस्ट कर लेगा कि यदि मैं कार्य करता हूँ और निरंतर इस चीज का प्रयास करता हूँ तो मैं एक क्या कर सकता हूँ, अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध जितने हमारे एक एक हमारे शहनाई वादक हुए हैं प्रसिद्ध, जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने लगातार बचपन से 80 साल तक लगातार प्रयास करते रहे थे और प्रयास के कारण ही वो इतना अच्छा प्रदर्शन लोगों के सामने कर पाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एक कर्मचारी को क्या होगा, जब अपने आप पर निर्भर होगा, अपने आप पर विश्वास होगा कि मैं यदि प्रयास करता हूँ और उन प्रयासों से मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है, प्रदर्शन। यह किसी कार्य को करने की वास्तविक उपलब्धि को दर्शाता है। ठीक है, रियल अचीवमेंट को दर्शाता है हमारा प्रदर्शन। प्रदर्शन केवल प्रयास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की योग्यता कौशल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रयास केवल क्या है, जो प्रदर्शन केवल हमारे प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करेगा, कर्मचारी के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की योग्यता और कौशल पर भी निर्भर करता है। अब जो हमारे विक्टर ब्रूम थे उन्होंने क्या कहा, प्रयास जो प्रदर्शन है वो केवल अच्छे प्रयास पर निर्भर करता है, जब अच्छा प्रयास होगा तब प्रदर्शन अच्छा हो पाएगा। लेकिन लॉरर और पॉटर हमारे कहते हैं कि जो प्रदर्शन है वो केवल प्रयास पर, अर्थात हमारा जो परफॉर्मेंस है वो केवल एफर्ट्स पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है,
उसकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, उसकी स्किल्स पर निर्भर करता है। व्यक्ति के जैसी योग्यता होगी, व्यक्ति के जैसे कौशल होंगे, उन कौशलों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ भूमिका उस भूमिका की समझ पर भी निर्भर करता है जो उसकी उस उससे अपेक्षित है, ठीक है। साथ ही साथ किस पर निर्भर रहता है, किस पर आधारित रहता है, उसकी भूमिका की समझ, ठीक है। उसकी जो भूमिका की समझ है, उसने जो भूमिका निभानी है एक संगठन में रह करके, उसे उसकी कितनी समझ है, इस बात पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, जो उससे क्या है, अपेक्षित है। ऐसी भूमिका जो उससे चाही गई हो कि ये इस भूमिका को पूरी तरीके से करे या इस कार्य को पूरी तरीके से करे। यदि उसे मैनेजर की भूमिका दी है तो पूरी लगन से उसे करे, या मैनेजर की उसे समझ हो, ऐसा संगठन वाले मानते हैं, तो इसलिए क्या होगा, उसकी जो भूमिका की समझ है, इसके आधार पर भी क्या है, उसका प्रदर्शन निर्भर करता है। उसे जितनी ज्यादा समझ होगी अपने कार्य की, अपनी भूमिका की, जिस भी वो भूमिका में है एक संगठन में, चाहे वो ऑपरेटर है, मजदूर है, या सुपरवाइजर है, या क्या है, मैनेजर है, एचआर है, या एमडी है, उन्हें जब अपनी भूमिका की समझ होगी, अपने कार्य की समझ होगी, तब भी उनका प्रदर्शन क्या होगा, उससे प्रभावित होगा, अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। जब उन्हें अपने कार्य की समझ होगी तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जब अच्छा प्रदर्शन होगा तो पुरस्कार मिलेगा। कार्य करने के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मिलने वाला लाभ जो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति कार्य करता है, प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करने के परिणाम स्वरूप यदि प्रदर्शन उसने अच्छा करा है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो मिलने वाला लाभ है, ठीक है, उस लाभ को पुरस्कार कहा। और ये पुरस्कार दो प्रकार से दिया जाता है, दो प्रकार का होता है। जैसे अभिप्रेरणा दो प्रकार से दी जाती है, वैसे ही पुरस्कार भी दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य पुरस्कार, ठीक है। आंतरिक पुरस्कार में क्या हो सकते हैं, जैसे उपलब्धि, संतुष्टि और स्वायत्तता की भावना, उपलब्धि, अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की भावना। यदि अच्छा कार्य कर रहा है व्यक्ति, मन लगाकर काम करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, पुरस्कार उसे दिए जाते हैं। अब यदि बाह्य पुरस्कार उसे नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति को क्या दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, या वो स्वयं अपने प्रयासों से आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित होता है। जैसे उसे उपलब्धि हासिल हो जाती है, उपलब्धि हासिल होने पे आंतरिक प्रेरणा मिलती है, और संतुष्टि मिल जाने पे, सेटिस्फाई हो जाने पे, सेटिस्फेक्शन मिल जाने पर आंतरिक पुरस्कार उसे मिलता है, और स्वायत्तता की भावना अंदर से जागृत होती है। और बाह्य पुरस्कार जो बाहर से लाभ हैं, जैसे वेतन में वृद्धि कर देना कर्मचारी की, उनकी पदोन्नति कर देना, और कंपनी के लाभ आदि, कंपनी के जो लाभ होंगे उनका हिस्सेदार एक कर्मचारी को बनाना, ठीक है। ये सारे जो पुरस्कार हैं बाह्य पुरस्कार हैं। ये क्या क्या हुआ अभी तक की इस उसमें सिद्धांत में, सबसे प्रथम प्रयास हमने देखा कि प्रयास व्यक्ति द्वारा क्या है, प्रयास जो श्रम या अपना समय वो लगाता है किसी कार्य को करने में, वो हमारा प्रयास है। प्रयास के द्वारा क्या होता है, प्रदर्शन करता है। अब केवल जो प्रदर्शन है वो केवल हमारा प्रयासों पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति की योग्यताओं और कौशल पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ उन्हें अपने कार्य की क्या समझ है, इस पर भी वो निर्भर करता है। जो उनसे अपेक्षित है कार्य, अर्थात उनसे चाहा गया कार्य कि ये इस कार्य को पूरा करेंगे, इस पर भी प्रदर्शन निर्भर करता है। जितना ज्यादा उन्हें कार्य की समझ होगी उतना अच्छा वो कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा पुरस्कार, प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप मिलने वाला जो लाभ है वो पुरस्कार है। पुरस्कार दो प्रकार से होंगे, प्रदर्शन अच्छा है तो जो उपलब्धि हासिल कर लेंगे अपने कार्य में, अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, या अपने प्रबंधक को संतुष्ट करेंगे तो वो उस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा, और स्वायत्तता की भावना अंदर से आती है, ठीक है। और दूसरा बाहरी लाभ क्या हो सकते हैं, कंपनी वाले हमारे वेतन में वृद्धि कर सकते हैं, हमारा अच्छा प्रदर्शन देख करके हमें ऑपरेटर से सुपरवाइजर बनाया जा सकता है, सुपरवाइजर से मैनेजर बनाया जा सकता है, हमारे कार्य को देख करके और कंपनी के लाभ को देख करके। हमने जो प्रदर्शन किया उससे यदि कंपनी का अच्छा लाभ होता है तो उससे हमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलने की, बहुत अच्छे पुरस्कार मिलने की उम्मीद हो सकती है, ठीक है। अब जब पुरस्कार अच्छा हुआ तो हमें संतुष्टि हुई, सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो देखो क्या है, किसी व्यक्ति की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने प्रदर्शन के बदले मिले पुरस्कार को उचित मानता है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है संतुष्टि, कि व्यक्ति को अपने प्रदर्शन के बदले जो पुरस्कार मिले हैं वह उनको कितना उचित मानता है। यदि व्यक्ति महसूस करता है कि पुरस्कार उसके प्रयासों और प्रदर्शन के अनुरूप हैं तो वह संतुष्ट होगा, ठीक है। यदि व्यक्ति ये चीज महसूस करता है, ये चीज अनुभव करता है कि पुरस्कार उसके प्रयासों और प्रदर्शनों के अनुरूप हैं, जैसा प्रयास उसने करा, जैसा प्रदर्शन उसने करा, उसके अनुरूप
उसी के आधार पर उन्हें पुरस्कार मिले हैं तो वह क्या होगा, संतुष्ट होगा। यदि व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसको पुरस्कार उसके प्रयासों और प्रदर्शन से कम मूल्य के मिले हुए हैं तो व्यक्ति वहां पर संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, एक कर्मचारी को जब संतुष्ट करना है किसी कंपनी वाले ने तो ये बात ध्यान में रखनी होगी, पुरस्कार उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हो, जरूरतों के अनुसार हो। जैसा वो प्रदर्शन और प्रयास करते हैं उस प्रदर्शन और प्रयास के अनुसार ही उन्हें पुरस्कार दिए जाने चाहिए। जब कर्मचारी को ये महसूस होगा कि पुरस्कार उसके प्रदर्शन, एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के आधार पर मिले हैं तो वो क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या है, मूल्य धारणा। ठीक है, मूल्य धारणा क्या है, यह वह मूल्य जो व्यक्ति किसी दिए गए पुरस्कार को देता है। मूल्य धारणा अर्थात जैसे हम विक्टर ब्रूम का देख रहे थे मूल्य में, कि वो दिए गए पुरस्कार को कितना मूल्य देता है। ठीक है, ये भी उसी विषय में बात करते हैं कि यह मूल्य धारणा वह मूल्य है जो एक व्यक्ति किसी दिए गए पुरस्कार को देता है। अर्थात जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, जिस कर्मचारी को पुरस्कार दिया गया, वह अपने पुरस्कार को कितना मूल्यवान मानता है, कितना महत्व देता है। यदि किसी व्यक्ति को दिए गए पुरस्कार उसके लिए मूल्यवान नहीं है तो उसकी प्रेरणा कम होगी, भले ही वह अच्छा प्रदर्शन करता हो। ठीक है, क्या बताया, यदि किसी व्यक्ति को दिए गए जो पुरस्कार हैं, यदि उसे वो कैसे महसूस होते हैं, कम मूल्यवान महसूस होते हैं। उसने प्रदर्शन अच्छा किया, अपना प्रयास अच्छे करे हैं, समय अच्छा लगाया है, परिश्रम अच्छा लगाया है किसी कार्य में, लेकिन उसे पुरस्कार कम मूल्यवान मिले हैं, उसके आधार पर उसे कम मूल्यवान पुरस्कार मिले हुए हैं, तो उसकी प्रेरणा कम होगी। ठीक है, उसकी प्रेरणा कम होगी और प्रेरणा कम होगी तो फिर उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का, हमारे संगठन का हर एक कर्मचारी क्या करे, अच्छा प्रदर्शन करके हमें दिखाए, अच्छे प्रयास हमारी कंपनी के लिए करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या एक मूल्यवान क्या देना पड़ेगा, पुरस्कार देना पड़ेगा। यदि मूल्यवान पुरस्कार उन्हें नहीं दिया जाएगा तो उनकी प्रेरणा कार्य करने की कम होगी और वो चाहे जितना भी अच्छा प्रदर्शन करते हो, ठीक है, चाहे जितना भी अच्छा प्रदर्शन करते हो, उनके प्रदर्शन के आधार पर यदि उन्हें मूल्यवान पुरस्कार नहीं दिए गए तो उनकी प्रेरणा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणा कम होगी तो वो अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा तो इससे हमारे संगठन का ही क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। मुख्य तत्व, प्रयास या मूल्य, ये तो आप जान ही चुके हो क्या है प्रयास, जो व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, समय लगाया जाता है या परिश्रम किया जाता है, वो प्रयास है। किसी व्यक्ति का प्रयास उसके लिए अपेक्षित पुरस्कार के महत्व और विश्वास पर निर्भर करता है कि उसके प्रयास से सही प्रदर्शन मिलेगा। व्यक्ति का जो प्रयास है वो उसके लिए अपेक्षित पुरस्कार के महत्व और यह विश्वास पर निर्भर करता है। ठीक है, अपेक्षित जो पुरस्कार हैं, जैसे पुरस्कार उसने चाहे हैं, उस पर निर्भर करता है उसका प्रयास। यदि उसे पुरस्कार उसके प्रयासों के आधार पर मिल रहा है, प्रयासों के अनुरूप मिल रहा है, तो उसी उसी आधार पर वो अभिप्रेरित होगा और उसके प्रयास से ही सही प्रदर्शन मिलेगा। जो प्रयास वो करता है उन प्रयासों से ही वो क्या कर सकता है, जो पुरस्कार उसे मिलेगा, पुरस्कार यदि प्रयासों के अनुरूप है तो उस अच्छा अभिप्रेरित होगा। ठीक है, और वो प्रयासों से ही क्या कर सकता है, अपना सही प्रदर्शन कर सकता है, उचित प्रदर्शन कर सकता है। अर्थात हमें निरंतर किसी कार्य को लेकर के प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करेंगे उस कार्य को लेकर के तो हम एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, एक सही क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। मानो हम लोग भी, कर्मचारियों को छोड़ो, हम लोग भी किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमें भी निरंतर उसके प्रयास में रहना चाहिए। जब हम निरंतर उसके प्रयास में रहेंगे, निरंतर उसका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपना समय उसको देंगे, तो हम भी क्या कर सकते हैं, एक अच्छा प्रदर्शन उस परीक्षा में करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या था, प्रदर्शन और भूमिका की स्पष्टता होती है। ठीक है, अर्थात परफॉर्मेंस, जो प्रयास है हमारा प्रदर्शन में बदलता है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें प्रदर्शन करना ही करना है, परफॉर्मेंस करके दिखाना ही दिखाना है, लेकिन यह व्यक्ति की क्षमताओं, भूमिका की स्पष्टता और व्यक्तिगत विशेषताओं को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, जो प्रयास है वो क्या करता है, व्यक्ति की क्षमताओं को भी नियंत्रित करता है, उसकी क्या भूमिका होगी उसके प्रयास पर निर्भर करती है, प्रयास से नियंत्रित होती है। जैसा वो प्रयास करेगा उसे वैसी भूमिकाएं दी जाएंगी। यदि वो कम नम्य स्तर का प्रयास करता है तो उसे हो सकता है मजदूर कंपनी में रखा जाए, प्रयास अच्छा करता है तो ऑपरेटर, सुपरवाइजर आदि कंपनी में बन सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भूमिका की स्पष्टता होती है और व्यक्तिगत विशेषताएं भी इस पर निर्भर करती हैं उसके प्रयास पर। ये एक कर्मचारी है, मानो बहुत निम्न स्तर का क्या करता है,
प्रयास करता है, तो इससे उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का भी नियंत्रण किया जाता है। वो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं जो भी उसकी पर्सनल वो है विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है केवल और केवल किसके द्वारा, प्रयास के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए पुरस्कार और संतुष्टि। अब पुरस्कार प्रदर्शन से आंतरिक जैसे उपलब्धि की भावना और बाहरी जैसे बोनस पुरस्कार मिलते हैं। ये हम आगे देख करके आ गए हैं कि पुरस्कार दो प्रकार से दिए जाते हैं, आंतरिक और बाहरी। ठीक है, प्रदर्शन अच्छा है तो पुरस्कार भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब जब अंदर से हमें लगता है कि हमने कार्य बहुत अच्छा किया है और हमें उपलब्धि उससे हासिल हो गई है, तो उपलब्धि की भावना हमारे अंदर आती है। और बाहरी पुरस्कार जो एक संगठन द्वारा हमें दिए जाते हैं, बोनस आदि। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें संतुष्ट करने के लिए। इन पुरस्कारों से मिलने वाली संतुष्टि उनकी निष्पक्षता और मूल्य पर निर्भर करती है। ठीक है, इन पुरस्कारों से मिलने वाली जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो क्या करती है, उसकी निष्पक्षता, संतुष्टि की निष्पक्षता और मूल्य पर निर्भर करती है कि उसका मूल्य कैसा है। यदि वो मूल्यवान है तो व्यक्ति की, कर्मचारी की प्रेरणा बढ़ेगी। यदि मूल्यवान नहीं है, अगर जो पुरस्कार दिया गया वो मूल्यवान नहीं है, तो उसकी क्या होगी, अभिप्रेरणा भी कम होती चली जाएगी, प्रेरणा भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, भविष्य के लिए प्रेरणा। यदि पुरस्कार अपेक्षा के अनुसार मिलते हैं तो संतुष्टि बढ़ती है, जिससे भविष्य में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। भविष्य की प्रेरणा, यदि पुरस्कार अपेक्षा के अनुसार मिले, जैसा हमने चाहा था वैसा पुरस्कार हमें मिला, हमने कार्य बहुत उच्च स्तर का करा और पुरस्कार भी हमें वैसा ही मिला। अब ऐसा नहीं है कि कार्य हमने उच्च स्तर का करा या पुरस्कार हमें बहुत निम्न स्तर का मिला, तो हमारी संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। यदि अपेक्षा के अनुसार पुरस्कार मिलता है, जैसा कार्य हमने करा वैसा हमें पुरस्कार मिलता है, तो हमारी संतुष्टि बढ़ेगी। ठीक है, अगर संतुष्टि बढ़ी, हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ी, तो उससे हम भविष्य में और अधिक प्रयास करने के लिए और अधिक एफर्ट्स डालने के लिए कार्य में क्या होंगे, प्रेरित होंगे। हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें और अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें और अच्छे पुरस्कार इससे प्राप्त हो सकते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर फीडबैक लूप बनाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है हमारी, ये क्या करती है, निरंतर लगातार फीडबैक लूप बनाती है। ठीक है, फीडबैक प्रक्रिया को शुरू करती है। वहां से फीडबैक उनको मिलता रहता है कि उन्होंने जो कार्य करा, पुरस्कारों के द्वारा उन्हें फीडबैक, प्रतिपुष्टि मिलती रहती है। यदि उन्होंने अच्छा कार्य करा है तो अच्छे पुरस्कार मिले हैं, यदि कार्य ठीक ठाक गया है, मध्यम स्तर का गया है, तो वैसे ही पुरस्कार मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक फीडबैक लूप का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रदर्शन संतुष्टि की ओर लेकर के जाता है हमेशा। प्रदर्शन जो है, यह सिद्धांत पारंपरिक विचार के विपरीत कहता है कि बेहतर प्रदर्शन से संतुष्टि मिलती है, न कि प्रदर्शन से संतुष्टि। ये जो सिद्धांत है हमारा, क्या करता है, पारंपरिक विचारों की ओर लेकर के जाता है, ट्रेडिशनल विचारों के विपरीत कहता है। ठीक है, उनकी ओर लेकर नहीं जाता है, उनसे विपरीत, उनसे हट करके कहता है कि हमें बेहतर प्रदर्शन से संतुष्टि मिलती है, केवल प्रदर्शन से नहीं। जब हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तब हमें सेटिस्फेक्शंस मिलती हैं, ना कि प्रदर्शन से। केवल प्रदर्शन कर देने से संतुष्टि नहीं मिलती है। कंपनी में, एक संगठन में हर कोई अपना प्रदर्शन करता रहता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता रहता है, तो उन्हें क्या संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर के हमें संतुष्टि मिलती है, केवल प्रदर्शन कर देने से नहीं। ठीक है, ये थे हमारे सिद्धांत, इनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु। अब देखते हैं इनके सिद्धांत का क्या महत्व है। ठीक है, क्या महत्व की बात इन्होंने करी है, प्रेरणा की जटिलता को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सिद्धांत की, कि ये प्रेरणा की जटिलता को समझाने में हमारी मदद करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से अभिप्रेरित होता है, उन्हें किस प्रकार से प्रेरणा मिलती है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्रेरणा एक साधारण कारण और प्रभाव संबंध नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। ठीक है, प्रेरणा कोई एक साधारण कारक या प्रभाव संबंध नहीं है, एक बल्कि जटिल और कठिन प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। ठीक है, अभी हम 5 तत्व ऊपर पढ़ करके आ गए हैं। तो ये जो सिद्धांत है, हमें यही बताने की कोशिश करता है, कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे कारक शामिल होते हैं। अब इतने सिद्धांत हमने पढ़ लिए, जहां हर्जबर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया है, एक्स वाई थ्योरी हमारे मैग्रेगर महोदय ने दी है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने जहां 14 प्रकार के वो बताए हैं, संवेग बताए हैं, जिनसे हम अभिप्रेरित होते रहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है हमारा, पोर्टल और सिद्धांत, इसी बात को स्पष्ट करता है कि प्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या हो सकते हैं, कई कारक शामिल हो सकते हैं, और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशित करता है।
यह प्रबंधकों को यह समझने में मदद करता है कि केवल पुरस्कार देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी को यह विश्वास हो कि उनका प्रयास सफल प्रदर्शन में बदलेगा और उस प्रदर्शन के बदले उन्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी देता है पोर्टर लॉरर सिद्धांत। क्या दिशा निर्देश देता है कि प्रबंधकों को यह समझने में मदद करता है। ये जो सिद्धांत है प्रबंधकों को, जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजर्स को यह समझने में मदद करेगा कि केवल पुरस्कार देना पर्याप्त नहीं है। किसी कर्मचारी को पुरस्कार दे देना, केवल पुरस्कार देना उसके कार्य के लिए जरूरी नहीं है कि वो उससे क्या हो जाएंगे, अभिप्रेरित हो जाएंगे। केवल पुरस्कार देना ही पर्याप्त नहीं है। तो प्रबंधकों को ये भी सुनिश्चित करना होगा, क्या सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को यह विश्वास हो, कर्मचारियों को ट्रस्ट हो कि उनका प्रयास जो है वो सफल प्रदर्शन में बदलेगा। जो वो एफर्ट्स अभी लगा रहे हैं वो आगे चल करके क्या हो सकते हैं, एक अच्छे परफॉर्मेंस में, एक सफल प्रदर्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, और उस प्रदर्शन के बदले उन्हें क्या मिल सकती है, एक अच्छा पुरस्कार मिल सकता है। और अच्छा पुरस्कार मिलेगा तो वो कार्य करने के लिए क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे। इसलिए क्या करता है, प्रबंधकों को प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश देता है। ठीक है, और क्या समझाने में मदद करता है, केवल कर्मचारियों के लिए पुरस्कार ही पर्याप्त नहीं है, केवल पुरस्कार दे देना ही पर्याप्त नहीं होता है। प्रबंधकों को ये चीज भी जाननी चाहिए, ये चीज भी समझनी चाहिए कि कर्मचारियों को यह विश्वास हो, कर्मचारी इस बात पर विश्वास करें कि आज जो वो प्रयास कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं किसी कार्य में, वो आगे चल करके सफल प्रदर्शन में बदल सकता है। ठीक है, और उस प्रदर्शन के बदले उन्हें क्या मिलेगा, अच्छा पुरस्कार मिल सकता है, आंतरिक पुरस्कार, वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मानो कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कर्मचारियों को छोड़ो, कोई अपना व्यक्तिगत है, कोई अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा हुआ है, जब उसे विश्वास होगा कि वो उसका जो प्रयास है वो सफल प्रदर्शन में बदलेगा, तो सफल प्रदर्शन के बदले उसे क्या मिलता है, उचित पुरस्कार मिलते हैं, वो अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, उसे वेतन मिलता है, फिर इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पुरस्कारों को मूल्य, यह दर्शाता है कि पुरस्कार का मूल्य व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक प्रबंधक को समझना चाहिए कि किस कर्मचारी के लिए कौन सा पुरस्कार सबसे अधिक प्रेरक होगा। ठीक है, ये जो पुरस्कार है यह दर्शाता है कि पुरस्कार का मूल्य व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, अर्थात हर व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं पर पुरस्कार का मूल्य क्या करता है, निर्भर करता है। हर व्यक्ति अपने अपने आधार पर उस पुरस्कार को क्या करेगा, मूल्य देगा। ठीक है, हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नताएं हैं, तो अपने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस पुरस्कार को मूल्य देगा। जिसको लगता होगा कि उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे पुरस्कार मिला है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर उसे लगेगा अगर नहीं है, नहीं मिला है, उसके कार्यों के अनुसार, प्रयास और प्रदर्शन के अनुरूप उसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर करता है पुरस्कार का मूल्य। एक प्रबंधक को यह समझना है कि किस कर्मचारी के लिए कौन सा पुरस्कार सबसे अधिक प्रेरक होगा। जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि कौन से कर्मचारी के लिए, किस कर्मचारी के लिए कौन सा पुरस्कार सबसे अधिक प्रेरक होगा, सबसे अच्छा मोटिवेशन कर देने वाला होगा। ठीक है, ऐसी समझ होनी चाहिए कि कर्मचारी को ये पुरस्कार सबसे अधिक क्या कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसकी कार्यप्रणाली पर बात करते हैं कि कार्यप्रणाली इसकी कैसी चलती है। यह सिद्धांत एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगा। चक्रीय प्रक्रिया कैसे बनेगी वो भी अभी देखते हैं। चलिए, क्या है, सबसे पहले प्रयास आता है, कर्मचारी प्रयास करता है, प्रयास अर्थात अपना समय लगाता है किसी कार्य में और अपना परिश्रम करता है, अपना संघर्ष करता है। ठीक है, प्रयास करने के बाद वह प्रदर्शन करता है। यह प्रयास कर्मचारी की क्षमता और भूमिका की धारणा के साथ मिलकर उसके प्रदर्शन को निर्धारित करता है। ठीक है, अब जो प्रयास व्यक्ति ने करा, कर्मचारी ने करा, वो कर्मचारी की क्षमता और भूमिका की धारणा के साथ मिलकर क्या करेगा, उस प्रदर्शन को निर्धारित करेगा। अर्थात व्यक्ति की क्षमता और भूमिका की धारणा के साथ मिलकर के कर्मचारी की कितनी क्षमता है, कितनी पावर है और उसकी कंपनी में क्या भूमिका है, संगठन में क्या भूमिका है, उनके साथ मिलकर के जो प्रयास है वो प्रदर्शन को निर्धारित करता है। जैसी क्षमता होगी, जैसी भूमिका होगी, वैसा ही वो क्या कर पाएंगे, प्रयास के द्वारा अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रयास क्या करता है, व्यक्ति की या कर्मचारी की क्षमता और भूमिका की धारणा के साथ मिलकर के उसके प्रदर्शन को निर्धारित करता है। जैसी क्षमता, जैसी पावर और जैसी भूमिका होगी, उस भूमिका के जैसा रोल उसका होगा, उस रोल के आधार पर, उस भूमिका के आधार पर उसका प्रदर्शन निर्धारित होता है। पुरस्कार,
अब तीसरा जो है पुरस्कार, एक अच्छा प्रदर्शन मिलने पर, एक अच्छा प्रदर्शन करने पर कर्मचारी को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, अब जब प्रयास करा, प्रयास से प्रदर्शन अच्छा किया और अच्छा प्रदर्शन करने पर कर्मचारी को आंतरिक और बाह्य पुरस्कार मिलते हैं। आंतरिक पुरस्कार में संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, अंदर से भावना आती है संतुष्टि की कि हाँ मैं कार्य में सफल रहा। उपलब्धि, अपनी उपलब्धियों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, उपलब्धि की भावना। और बाहरी पुरस्कार वेतन है, पदोन्नति है, ठीक है? इस प्रकार के बाहरी पुरस्कार भी उनको मिलते रहते हैं। अब अगला क्या है? संतुष्टि, ठीक है? संतुष्टि, इन पुरस्कारों से कर्मचारियों में संतुष्टि की भावना पैदा होती है। पुरस्कार यदि उसके कार्य, प्रयास और प्रदर्शन के अनुरूप हैं, तो उसके अंदर संतुष्टि की भावना उत्पन्न होगी, वो सैटिस्फाई होगा, सैटिस्फैक्शंस उनके अंदर उत्पन्न होंगी कि हाँ, हमें हमारे कार्यों के अनुरूप अच्छे पुरस्कार मिले हुए हैं, मूल्यवान पुरस्कार मिले हुए हैं। यदि कर्मचारी को पुरस्कार मूल्यवान नहीं लगेंगे, तो संतुष्टि की भावना उनके अंदर पैदा ही नहीं हो पाएगी, जन्म ही नहीं ले पाएगी। और भावी प्रयास, यदि वो संतुष्ट हो गए, तो भविष्य में फिर से पुनः प्रयास करने के लिए, भावी प्रयास अर्थात पुनः प्रयास करने के लिए जो यह संतुष्टि है बदले में, यह संतुष्टि बदले में भविष्य में और अधिक प्रयास करने के लिए कर्मचारी को क्या करती है? कर्मचारी की प्रेरणा को बढ़ाती है। जब उसे संतुष्टि अच्छी मिली है, अच्छे पुरस्कार मिले और अच्छे पुरस्कार मिलने से उसकी संतुष्टि बढ़ी, संतुष्टि बढ़ने से जो संतुष्टि है वो बदले में क्या करती है? उन्हें भविष्य में और अधिक, दोबारा से भविष्य में और अधिक प्रयास करने के लिए कर्मचारी को मोटिवेट करती है, कर्मचारी की प्रेरणा को बढ़ाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक चक्रीय प्रक्रिया ये चलती रहती है हमारे किसकी, सिद्धांत की। ठीक है, पोर्टर और लॉरेंस सिद्धांत की जो है एक चक्रीय प्रक्रिया चलती है, जिसमें सबसे प्रथम प्रयास आता है, प्रयास के बाद प्रदर्शन आता है। हम निरंतर किसी चीज का अभ्यास, प्रयास करते हैं तो फिर हम उसे कभी ना कभी उसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो उससे हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। और पुरस्कार दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। पुरस्कार अच्छे हैं तो हमें संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो हम पुनः प्रयास करने के लिए, दोबारा और अच्छे प्रयास करने के लिए क्या होंगे? उससे अभिप्रेरित हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, क्या है एफर्ट्स? यदि हम एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स क्या हो, एफर्ट्स कैसे होंगे? हमारी योग्यताओं के, हमारी जो एबिलिटीज हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनके आधार पर, और जो हमारा रोल है, जो हमारी भूमिका है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अपने प्रयास करते हैं। ठीक है, अब प्रयास हमने करा, प्रयास से हम क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, प्रदर्शन हमने करा है तो प्रदर्शन से हमें क्या मिलेंगे? रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कार कैसे होंगे? एक तो आंतरिक पुरस्कार और एक बाह्य पुरस्कार होंगे। अब पुरस्कार हमें मिले तो पुरस्कार मिलने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, तो हम दोबारा से उनको सेटिस्फैक्शन में हम क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं। किसको? रिवॉर्ड को वैल्यू देते हैं। और वैल्यू दी उन्हें, अगर हमारी योग्यताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार हमें पुरस्कार मिला है, तो हम दोबारा से क्या करते हैं? अपने एफर्ट लगाने के लिए फिर से कार्य करते हैं, दोबारा से हम और ज्यादा अभिप्रेरित हो जाते हैं अपने एफर्ट्स लगाने के लिए। क्या हुआ इस प्रक्रिया में? कैसे चलती है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया जो है, सबसे प्रथम हम प्रयास करते हैं। प्रयास कैसे होंगे? हमारी सभ्य क्षमताओं और हमारी, उसके, हमारे रोल, हमारी भूमिका के आधार पर हम प्रयास करेंगे। प्रयास से हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। पुरस्कार कैसे? आंतरिक और बाह्य पुरस्कार। पुरस्कार अच्छा किया, अच्छे पुरस्कार हमें मिले तो हमारी क्या बढ़ेगी? संतुष्टि बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। और सेटिस्फैक्शन हमारी बढ़ी तो हम क्या करेंगे? उन पुरस्कारों को जैसा वो जैसी वैल्यू देते हैं वैसी हमें प्रेरणा मिलेगी। अगर हमने उन्हें अच्छा वैल्यू दिया है, अच्छे पुरस्कार हमें मिले हैं, और हम उन्हें अच्छा मूल्य देते हैं, मूल्यवान समझते हैं, तो आगे भविष्य में ये संतुष्टि हमें क्या करती है? फिर से प्रयास करने के लिए, अपने एफर्ट्स लगाने के लिए फिर से अभिप्रेरित करती है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलती है पोर्टर लॉरर सिद्धांत की। एफर्ट्स आते हैं, उसमें एफर्ट्स के बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, आंतरिक बाह्य पुरस्कार मिले, हम सेटिस्फाई हुए, हमने मूल्य दिया अपने पुरस्कारों को कि यह हमारे योग्यताओं के अनुसार है या नहीं है। अगर अच्छे हैं, सेटिस्फेक्शन हमारी बढ़ी, संतुष्टि हमारी बढ़ती है, तो हम दोबारा से पुनः काम करने के लिए क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। इस प्रकार से एक पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये थी हमारी पूरी प्रोसेस किसकी? पोर्टर-लॉरर सिद्धांत की। अब देखते हैं कि इन्होंने प्रबंधकों के लिए क्या निहितार्थ दे रखा है, प्रबंधकों को क्या हिदायतें दी हुई हैं अपने सिद्धांत में कि एक प्रबंधक को क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरस्कार कर्मचारियों के लिए उचित
और समान हो, क्योंकि समान पुरस्कार संतुष्टि बढ़ाते हैं। एक मैनेजर को, एक प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए, यह निश्चित करना चाहिए कि जो पुरस्कार हैं वो कर्मचारियों के लिए उचित और समान होने चाहिए। ठीक और कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर पुरस्कार इक्वल हैं, समान पुरस्कार हैं, इक्वल अवार्ड्स हैं, तो वो क्या करते हैं? संतुष्टि को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीम में 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं और हर किसी को अलग-अलग पुरस्कार दिया जा रहा है। तो हर किसी के लिए समान पुरस्कार हो, एक जैसा पुरस्कार हो, वो एक जैसा पुरस्कार, समान पुरस्कार क्या करता है? संतुष्टि को बढ़ाता है। अलग-अलग पुरस्कार नहीं देना चाहिए, वो नकारात्मक भावना किसी कर्मचारी के अंदर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है? अब दूसरा क्या है? प्रबंधकों को एक ऐसी पुरस्कार प्रणाली बनानी चाहिए जो कर्मचारियों को उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? एक ऐसी पुरस्कार प्रणाली बनाई जानी चाहिए प्रबंधकों द्वारा, जो कर्मचारियों को क्या करेगी? उच्च प्रदर्शन, हाई लेवल का परफॉर्मेंस करने के लिए क्या करती है? उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। ठीक है? संक्षेप में पोर्टर लॉरर को संक्षेप में देख लीजिए। यहाँ पे पोर्टर और लॉरर का मानना है कि यदि कर्मचारी अपने प्रयास से सही पुरस्कार प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, तो पुरस्कार निष्पक्ष रूप से दिए जाते हैं, तो वे प्रेरित और संतुष्ट होंगे। ठीक है? पोर्टर और लॉरर का क्या मानना है कि यदि कर्मचारी को, ठीक है, यदि कर्मचारी को अपने प्रयास से सही पुरस्कार प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, अपने प्रयास से, अर्थात जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो कर्मचारी प्रयास प्रयास कर रहे हैं, उनसे सही पुरस्कार प्राप्त करने में जो उन्हें विश्वास होता है, रखते हैं, और पुरस्कार निष्पक्ष रूप से दिए जाते हैं। ये नहीं कि किसी का पक्ष लेकर के 10 लोग एक टीम में काम कर रहे हैं और उस 10 टीम में किसी एक का, जिसे हेड बनाया गया था, केवल उसी का पक्ष लिया जा रहा है, उसी को महत्व दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है? निष्पक्ष रूप से यदि दिए जाते हैं, तो वे प्रेरित और संतुष्ट होंगे। हर एक कर्मचारी उस प्रकार से क्या होगा? संतुष्ट होगा और प्रेरित होगा। अर्थात जब हमने सर्वप्रथम इनका क्या देखा था? निहितार्थ देखा था उनके प्रबंधकों के लिए कि समान पुरस्कार होने चाहिए। उसी बात को यहाँ पे इन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष पुरस्कार होने चाहिए। किसी एक के पक्ष में नहीं देने चाहिए कि इस कर्मचारी द्वारा टीम में सही काम किया गया और तुम लोगों द्वारा नहीं किया गया। ठीक है? तो निष्पक्ष पुरस्कार होने चाहिए, जो उन्हें क्या करते हैं? ज़्यादा प्रेरित करते हैं काम करने के लिए और ज़्यादा संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करेंगे, संतुष्टि उन्हें प्राप्त होगी, तो वो अपने काम करने के लिए वैसे ही अभी प्रेरित होंगे। मानो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे क्या है? मेरी आवश्यकताओं की, ज़रूरतों के अनुसार पुरस्कार प्राप्त होता है, तो मैं उससे संतुष्ट होऊँगा, उससे सैटिस्फाई होऊँगा। सैटिस्फाई होऊँगा तो मेरी उससे क्या बढ़ेगी? प्रेरणा बढ़ेगी। मैं और ज़्यादा उससे क्या हो जाऊँगा? प्रेरित हो जाऊँगा भविष्य में काम करने के लिए। ठीक है? चलिए, ये था इनका प्रबंधकों के लिए निहितार्थ कि ऐसे पुरस्कार जो सभी के लिए समान हो और समान पुरस्कार संतुष्टि बढ़ाते हैं, और ऐसी प्रणाली, पुरस्कार प्रणाली को विकसित करना चाहिए जो कर्मचारियों को उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हो? मोटिवेट करते हो। ठीक है? चलिए, यहीं पर रखते हैं आज की कक्षा। धन्यवाद मित्रों। ये था हमारा पोर्टर लॉरर का सिद्धांत, जिसे हमने थोड़ा बहुत विस्तृत व्याख्यान के साथ समझने की कोशिश करी। यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो हमें भी अभिप्रेरित करने के लिए कक्षा को कृपया आगे बढ़ाएं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिल सके और हम निरंतर ऐसे ही प्रयास आप लोगों के लिए करते रहें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।